नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनल पे आए हुए हैं, वो है दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो ज्वाइन करते हैं हमको, आते हैं प्रयागराज से। दंडी स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गंगा गीता रक्षा मंच के संस्थापक भी हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय जय नारायण। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट ब्रजेश कुमार जो हैं, जयपुर से हाई कोर्ट के वकील है और एक एक्स सोल्जर पर्सन भी हैं, प्लस सामाजिक कर्ता भी हैं। एडवोकेट ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। और आज हमारे साथ एक शख्सियत जुड़े हैं, वो है डॉक्टर केशव पंडित जी। डॉक्टर केशव पंडित जी हैं। डॉक्टर केशव पंडित जी ATV के CEO हैं और संस्थापक भी हैं। डॉक्टर केशव पंडित के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है, क्योंकि डॉक्टर केशव पंडित एक जानी मानी हस्ती है अपने मीडिया लाइन में। तो केशव पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार। तो आज मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करूं। जो हमारे किसान हैं, इतनी बारिश हो चुकी है, फसलें सारी नुकसान हो चुकी हैं और किसान अब मुआवजे के लिए इंतजार कर रहा है। किसान को मुआवजा कहाँ से मिलेगा? किसान इसी फिराक में है कि उसको मुआवजा मिले, क्योंकि इतनी बरसात एक्सपेक्टेड नहीं थी। बरसात जो हुई है इतनी ज्यादा हो चुकी है। 423.25 मिलीमीटर जो अनुमान थी बरसात का, वो हो गया है 702.23 मिलीमीटर, यानी औसतन से भी बहुत ज्यादा हो गया। सारे डैम खोलने पड़े हैं। तो मैं चाहूंगा आज सबसे पहले जो है इसमें प्रक्रिया दें अपनी केशव पंडित जी, क्योंकि केशव पंडित जी बताएं। सर केशव पंडित जी, किसानों को कैसे मुआवजा मिलेगा और बरसात में पूरी फसलें जो नष्ट हो गई। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है केशव जी, आ रही। तो आपने विषय रखा है, तो इस विषय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि तो फसल जो खराब होती है, ये एक साल का नहीं, ये तो बरसों से खराब होती आई है। इसी को लेकर के जो कानून आया था किसानों के लिए, वो भी मोदी गवर्नमेंट ले आई थी। लेकिन अब इस देश के अंदर जो आंदोलन है वो मियां खलीफा रोकती हैं। अब उनको कितना ज्ञान है खेती के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, किसानों के बारे में, तो मियां खलीफा को गूगल पर सर्च करके देखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि मियां खलीफा को जिस तरह से पढ़ाया विपक्ष ने, उस तरह से ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी जी के बहुत घनिष्ठ कहीं ना कहीं संबंध रहे होंगे इस तरह के, कि वो उनको आंदोलन के लिए वो खुलकर के सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल तो वापस होना चाहिए। बिल की समझ मतलब राहुल गांधी को नहीं है, लेकिन मियां खलीफा को बहुत ज्यादा थी। तो अब आते हैं इस विषय पर कि जो ये हो रहा है। 8 साल पहले ये बारिश से जो फसलें खराब होती थी, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई थी और जिसमें कुछ राशि तय की गई थी कि आपको ये करना पड़ेगा, इस तरह से आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा और जिनका फॉर्म भरा होगा, अगर उनकी फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से बहुत सारे जगहों पर योजनाएं लागू हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी किया हुआ है। तो अभी किन किसानों ने योजनाओं का उन्हीं को लाभ मिल पाएगा। अब मुआवजा किसको अलग से वो SDM के द्वारा दिया जाता है या फिर जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाता है, ये फसल खराब होने पर वहां का जिलाधिकारी तय करेगा, वहां का उपजिलाधिकारी तय करेगा। लेकिन आज भी लोगों के अंदर वो जानकारी का अभाव है लोगों, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ होने के लिए जरूरी ये भी है कि आपका वहां होना भी जरूरी है। आपकी फसल जो खराब है उसका भी अंकित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फसल का अगर ऐसे में क्या होता है कि आपके नाम का जो पैसा है वो दूसरा व्यक्ति उठा ले जाएगा, वो इन चीजों का फायदा और लाभ हर साल उठाया जाता है। तो किसानों को चाहिए और खास करके सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे विज्ञापन हो, कुछ ऐसे अलग से डिपार्टमेंट में कुछ रिक्तियां निकाली जाएं, जो गांव-गांव घर-घर जाकर के जो किसान हैं उनके फॉर्म भरवाए जाएं, ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके, उससे वंचित नहीं हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बहुत सारे किसान वंचित हो जाएंगे और मैं ये जानता हूँ क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। जी, वापस आऊंगा केशव जी आपके पास। हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप ये बताएं, लगता है ब्रह्मदत्त पुरी जी का वीडियो चैनल, एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट साहब, आप इसमें कुछ प्रकाश डालें कि जैसे केशव पंडित जी ने बोला है कि
जो बीमा का होता है वो कोई दूसरा उठा लेता है किसान। इसके ऊपर भी प्रकाश डालें, प्लस आप इस पे प्रकाश डालें, इसका जो जानकारी की अभाव है हमारे किसानों के ऊपर, वो जानकारी उनको कहाँ से पुख्ता मिल सकेगी? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर और सभी को प्रणाम आपके सभी दर्शकों को प्रणाम इस चैनल के माध्यम से। तो आज जो मुद्दा उठाया आपने सिर्फ किसानों के लिए, क्योंकि जो मेरा जन्म हुआ है, मेरा घर में किसान, खेती-बाड़ी, आज भी मेरे घर में गाँव में गाय-भैंस रखते हैं, गाय भी है, भैंस भी है और मेरा जन्म से लेके 20 साल तक, शुरू के 20 साल, जब तक मैं सेना में नहीं गया था, मैं घर पे ही रहता था। किसानी की है, खेती-बाड़ी की है, हर फसल का ज्ञान है, कब कौन-सी फसल बोनी है, कितना पानी देना है। आज भी मैं जब जाता हूँ तो वही काम करता हूँ मेरा, क्योंकि और कोई काम नहीं है गाँव में तो। तो ये जो फसल खराब होती है उसके 2-3 कारण होते हैं साहब। एक तो कारण ये होता है कि समय पर बहुत लोगों को हमारे राजस्थान में स्थिति बताऊँ सर कि टाइम पर जो है बोरवेल पानी छोड़ जाते हैं। एक तो उस टाइम पर होता है। करेक्ट। और ये जो आज जो खराब हो रही है फसल, ये अतिवृष्टि के कारण हुई है। 2 कारण से होती है, या तो अनावृष्टि, उसको पानी ठीक से मिलता नहीं है और या फिर उसको इतना पानी मिल जाता है कि वो गल जाते हैं पौधे ही। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में, बिहार में, झारखंड में, आपके मध्य पूरी प्रदेश में, जगह। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बरसात ने कहर सब जगह ढहाया है। इंद्रदेव मेहरबान जी, हुए, जी। तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो इस बार जो है बरसात ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके कारण विशेष तौर पर जो मार पड़ी है, वो किसानों पर पड़ी है। अब जी, कृषि जी। करने के लिए विशेष तौर पर हमारे यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में कॉमर्शियल क्रॉप नहीं करते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप मतलब खेती-बाड़ी जो करते हैं वो उसके लिए, बिज़नेस के लिए नहीं करते हैं ज़्यादातर, और अधिकांश जो किसान हैं वो उसके 2 पर्पज़ होते हैं, वो खाद्यान्न फसल ही करते हैं, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ही करते हैं। और 2 जी, जी। मुख्य किस्म हैं उसमें, एक तो हमारे लिए सर दाना मिल जाए और पशुओं के लिए चारा मिल जाए। 2 चीज़ें होती हैं करेक्ट। सर। तो दाना और चारा पशुओं का, इन दोनों, क्योंकि ज्वार, बाजरा, अब आगे जैसे अभी नेक्स्ट फसल आएगी अक्टूबर में, अगर गेहूँ वगैरह बोएँगे, तो उसका भी भूसा वगैरह, तो ये 2 पर्पज़ सॉल्व होते हैं। लेकिन इस अतिवृष्टि के कारण दोनों ही पर्पज़ पर हमारे पानी फिर गया है। इस पानी ने दोनों ही बातों पर पानी फेर दिया, ना तो हमारे लिए दाना और ना किसान के पशुओं के लिए चारा, दोनों ही नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब इसमें सर दोनों ही चीज़ें चाहिए हमको सर। अक्टूबर के महीने अभी जो हमारे लिए चाहिए, एक तो चारा भी चाहिए और दाना भी चाहिए, दोनों ही चीज़ चाहिए। क्योंकि अगर पशुधन नहीं होगा, वो भी हमारे लिए संकट की बात है आगे के लिए। क्योंकि किसान अगर महँगा चारा भी नहीं खरीद पाएगा, हम केवल, मैं थोड़ा-सा इसमें आगे इसलिए जा रहा हूँ सर, जनरली हम क्या करते हैं कि जनता की भूख की हम चिंता करते हैं। सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है खाने के लिए, मान लिया। आज तक लेकिन उसकी पशुओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि भाई सरकार पशुओं के लिए, क्योंकि सर देखिए गाँव में आज जो है, जो भूसे का भाव है 300, साढ़े 300, 400 रुपए का पर 40 किलो आता है सर। मतलब जी, जी। 1000 रुपए, 20 रुपए क्विंटल में जो है चारा आता है पशु का। और वो भी अवेलेबल नहीं होता, जब एरिया में नहीं होता तो आएगा कहाँ से? क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। शायद अभी भारत सरकार ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि फसल खराब हो तो पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की जाए। अनाज की व्यवस्था तो कर देते हैं। प्याज़, टमाटर महँगा हो गया, तेल महँगा हो गया, उसके लिए दालें महँगा हो गई, उसके लिए तो कंट्रोल कर देते हैं कीमत में। हाहाकार मच जाता है। लेकिन पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था आज तक ऐसी मैं समझता हूँ नहीं है। अब बात आती है सर किसानों के लिए क्या किया जाए? किसानों के लिए सर क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करके एक स्कीम चलाई भारत सरकार ने। जी, उसके जी। तहत क्या होता है कि अगर किसी प्राकृतिक कारण से, ये बरसात है प्राकृतिक कारण ही है, नेचुरल कैलेमिटी है, इसके कारण से यदि फसल खराब होती है, नुकसान होता है, तो उसके लिए बीमा की भरपाई करने, उसकी फसल की भरपाई करने के लिए बीमा का प्रावधान बनाया हुआ है भारत सरकार ने। अब उसके लिए क्या है सर कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर किसी कृषि मंत्रालय होता है, जिला स्तर पर कृषि विभाग होता है आपका, और जो ब्लॉक स्तर होते हैं, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर, इस स्तर पर आपके ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट अफ़सर और कृषि के जो अधिकारी होते हैं, वो इसके लिए एक नोडल अफ़सर होते हैं। अब उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर किसी की फसल खराब हो जाती है, तो उसको क्या होता है, उसका एक सर्वे किया जाता है।
लेकिन अब उसमें भी थोड़ा-सा पेच है सर, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ें महसूस की हैं और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर लड़ने का भी प्रयास किया है, परंतु उसमें इतना जल्दी सफलता मिलने के आसार इसलिए नहीं होते, क्योंकि क्या है कि मास में गड़बड़ी होती है। और वो जी गड़बड़ी ये है सर कि जो फसल की सर्वे करनी चाहिए, जो लोकल रेवेन्यू अफ़सर सर्वे करता है, वहाँ से वो सर्वे कभी-कभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। फसल जी कितनी जी फसल ये उसका आकलन आवश्यक है। आकलन करके उसको जो है उसका या तो कोई कंपनी अगर कर रही है, जैसे मान लीजिए सरकार के बिहाफ़ में किसी कंपनी ने बीमा किया हुआ है, तो उस कंपनी के लिए डाटा पहुँचे और वहाँ से फिर वो फंड रिलीज़ होता है, उसके फसल का रिलीज़ होता है। लेकिन इसमें फिर ब्रजेश भी जी, सरकार इन्वॉल्व है, ब्रजेश लोकल जी जो एक मिनट गवर्नमेंट में है। आपको रोकना चाहूँ ब्रजेश जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। क्या फसल जब खराब हो जाती है और किसान को जब तक पेमेंट होता है, इसमें कितना समय लग जाता है? सर कोई समय इसमें निर्धारित है? इसका सर समय निर्धारित के लिए तो सर इसके लिए क्या है कि कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि किसान का जो ये जो मूल मुद्दा है, इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं है सरकार का, क्योंकि ये कभी इसके लिए आंदोलन वगैरह होते नहीं है सर, लाइमलाइट में क्यों आते क्यों नहीं नहीं है। होते? किसान किसान तो आंदोलन करता है, हमारी सरकारें नहीं सुनती हैं। सर जो करते हैं वो बातें समझ में अब कैसे भी कह सकते हैं सर, इस चीज़ के लिए एक पॉलिसी जो है आपके लिए, अब इसमें जो काम है, ये लोकल गवर्नमेंट और लोकल प्रशासन का ये काम आ जाता है इसमें। तो लोकल प्रशासन के साथ तालमेल यदि है और लोकल ठीक ठीक प्रशासन है, यदि है ठीक है, मैं आपके पास जी, वापस आऊँगा। केशव जी, पूछता है हिंदुस्तान, क्या यही चलेगा हिंदुस्तान में? किसानों के साथ यही चलेगा? किसान हमारा अन्नदाता है। अगर अन्नदाता के साथ इस तरह से व्यवहार होगा, तो क्या हमारा देश चल पाएगा? पूछता है हिंदुस्तान। देखिए 2 चीज़ें हैं, आज का जो किसान है वो किसान नहीं रहा है, एक तो गुंडागर्दी पे उतर आया है। आज का जो जी, जी। किसान है वो उस तरह के किसान नहीं रहे हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत के दौर में जो हुआ करते थे, वो किसान जी, आज के जी। दौर में नहीं। उनको बात रखने का ना तो सलीका आता है, ना बात रखने का तरीका आता है। किसी भी जब भी करेक्ट। कोई कानून आता है तो ऐसे नहीं आ जाता है। कानून आया जी, था, जी। कानून में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह ही कानून को हटा देना, पूरी तरह से कानून को नकार देना, ये कहाँ का वो है कि नहीं आप अपनी ज़बरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं, विपक्ष के कहने पर आप चल रहे हैं, तो फिर आप चल लीजिए। उस जो बिल आया हुआ था, उस बिल में बहुत सारी राहत थी और उस बिल में कुछ भी काला नहीं था, ठीक है? और जी, मैं ये जी। कहता हूँ कि अगर कुछ काला था, तो वो केवल विपक्ष का मन काला था, जो अपनी ताकत करेक्ट। का प्रदर्शन या उनकी कंधे पर उनके बंदूक जो है रख कर के चलाना चाह रहा था और जो ये कह रहा था। जी, जी। आज आप जी, देखिए, जी। जो शंकराचार्य आज आप देख लिए शंकराचार्य जिनको क्या मैं बोलूँ, मैं उनके बारे में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ कि ये शंकराचार्य भी हैं। मानने की तो जी, बहुत जी। दूर बात है, मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि इस संसार में अगर कोई आज भी है जो अधर्म का कार्य कर रहा है, तो मेरे लिए प्रथम शंकराचार्य होंगे। जो अधार्मिक हैं, जी, जी। पूरी तरह से अधर्म के साथ हैं। बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, शंकराचार्य चारों जो है, जो चांदी के सिंहासन पर बैठ करके जो मौज-मस्ती कर जी, रहे जी। हैं, उछल-कूद जो मचाते रहते हैं, साल भर, 5 साल भर रुकते नहीं जी, हैं, जी। में दही जमा हुआ है। क्या किसान उनके लिए नहीं है? किसानों की कितनी बार उन्होंने बात की? क्या किसानों की उन्होंने कभी कितनी बार बात सुनी? धर्म संसद किस चीज़ की बात जो है करती है? धर्म संसद में धर्म है क्या? धर्म के लिए तो हर चीज़ है ना, चाहे वहाँ करेक्ट। ज़बान की बात हुई है, आज़ादी की बात हुई, तो धर्म संसद सबसे आगे रही, हमारे शंकराचार्य सबसे आगे रहे, हमारे धर्मगुरु सबसे आगे रहे। तो जी, हर जी। क्षेत्र तो आज़ादी में कौन-सा काम था धर्म का? वहाँ क्या सनातन बढ़ रहा था? वहाँ क्या रामायण या महाभारत का कोई खेल चल रहा था या फिर दर्शाया जा रहा था? कुछ नहीं था। वहाँ जी, अगर जी। कुछ हो रहा था, तो वो आज़ादी का आंदोलन था जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग भाग ले रहे थे और उस समय हमारे धर्मगुरु ये सिखा रहे थे कि किसको क्या करना है। तो इस तरह से जो किसानों की बात हो या जवानों की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो या फिर इस देश में किसी भी चीज़ की बात हो, मुझे लगता है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए, आवाहन करना जी, जी। चाहिए। जी, जी। उनके उनके लिए सब होने चाहिए। इस देश का हर करेक्ट। नागरिक उनका है और शंकराचार्य को खास करके उनकी बात रखनी चाहिए। क्या इस देश के शंकराचार्य जो है अन्न नहीं खाते? अन्न का त्याग कर चुके हैं। अगर अन्न खाते जी, हैं तो जी। किसान तो उनके लिए भी हैं और वो जो बात उनके कह लिए सकते भी। हैं, वो शायद कोई और जी, जी। कहे। तो मुझे लगता है हर वर्ग को बोलना चाहिए। जी। जी, जी। जी। हमारे साथ स्वामी स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष भी हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसान हमारा जो है,
उसकी जो फसल खराब हो जाती है, उसको जी जब जी बीमा मिलता है, तो क्या इसके लिए कोई निर्धारित टाइम नहीं दिया गया है, जिससे हमारा किसान पीछे हो जाता है और वो हमारा एक अन्नदाता है, उसके लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट सुनती है? क्यों नहीं आंदोलन होते हैं? जी। मुआवजा जो है फसल का जो नुकसान होता है, जो आंकड़ा होता है, बिना सर्वेक्षण और बिना उसके जो है उसका सटीक सर्वेक्षण होना चाहिए कि वाजिब पात्र कौन है, किसके फसल का नुकसान हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। कौन इसका सर्वेक्षण करेगा, ये जी, बातें जी। बहुत अनिवार्य होती हैं। कुछ जैसे मूलभूत जैसे कि बातें हैं हमारे कि अभी अभी जो समाज डॉक्टर को भी केशव पंडित जी ने भी बोला है कि फसल किसी की मुआवजा किसी को मिल जाता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण आप बताएं। कारण है, जी, कारण ये है नारायण, मान लिया कभी ऐसा होता है कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी में फसल का भी उत्पादन का भी अंतर पड़ जाता है। जी, उसका जी। कारण है, उसका कारण क्या है कि वो गुणवत्ता जैसे जमीन की होगी उसी हिसाब से फसल होती है। अब जी, जी। मुआवजा मिल रहा है, एक बीघे में छह बोरी का आंकड़ा है, एक बीघे में 6 बोरियां होती है, मान लिया जाए एक बीघे जी। में 6 क्विंटल होता है। तो हमने हमने दर्शाया अपना नुकसान कि भाई हमको हमको 4 बीघे का नुकसान हुआ, 24 बोरियों का नुकसान हो गया। तो उसका फिर सरकार जो जी, है जी। आंकड़ा, उसका मुआवजा का वो आंकड़ा लगाती है, फिर उस हिसाब से मिलता है। अब वहां से 100 मीटर आगे वाले की फसल क्या है कि वहां बीघे में 3 बोरी होती है, लेकिन उसने भी 6 का बराबर दे दिया। तो उससे क्या होता है कि असंतुलन बढ़ जाता है। अब असंतुलन बढ़ जाता है तो उस जानकारी के वहां पर जो है कृषि विभाग के लोग हों, जो गुणवत्ता को समझते हो, जानकारों की जरूरत है। और वहां पर जाके जो तहसीलदार और इत्यादि जो भी होते हैं, कृषि विभाग के लोग होते हैं, तो उस संबंध से इनके 4-5 विभागों के लोग का एक कमेटी बने और वो जांच करे, उसमें नुकसान कितना होगा, सर्वेक्षण हो, और ठीक सर्वेक्षण के बाद ठीक वो है, रिपोर्ट ठीक है। कार्यालय में दें ठीक है, या आपका मैं डीएम के दोबारा आऊँगा। कार्यालय में दें। स्वामी जी, दूसरी आपका मैं बात दोबारा आऊँगा। उसका क्या है कि यहाँ ये हाँ, एडवोकेट साहब आप मुझे ये बताएँ, क्या इसके लिए कोई कानून बना है क्या? कि जल्दी से जल्दी मुआवजा, इसके लिए कोई फास्ट ट्रैक है क्या? या इसके लिए कोई कानून है क्या? कि जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिले ताकि वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं आपके लिए बताता हूँ इसके लिए सर कि जी। एक चीज़ बताता हूँ आपके लिए सर कि 2 चीज़ें है मुख्य होती हैं इसमें। किसान के लिए तो मुआवजा मिले, उचित मिले, और दूसरा प्रॉपर मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। टाइम पे मिलना जी। और उचित मिलना, इन दोनों में ही अभी कमी है। ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो दोनों ही बातों में आज की डेट में कमी है। प्रॉपर नहीं जी। मिलता, टाइम पर नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये गणना करते हैं, जब काउंटिंग करते हैं कि साहब फसल का कितना मिलना चाहिए, तो जैसे मैं आपको राजस्थान में बताता हूँ कि पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड लिया जाता है कि फसल कितनी हुई। 10 साल का रिकॉर्ड लिया जाता है कि साहब फसल कितनी हुई, एक पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर क्षेत्रफल में कितनी फसल होती है, 10 और 10 साल का एक एवरेज बनाया जाता है। उस एवरेज में कमी क्या आती है सर, मैं बताता हूँ आपके लिए कि 10 साल में से मान लीजिए 2 साल फसल खराब हो गई, तो उस 2 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बचे 10 साल में केवल 8 साल। 8 साल वाली फसल को पूरे 10 साल में काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए 20 मान लीजिए 10 कुंटल गेहूँ होते हैं बीघा में, तो 10 साल में 100 कुंटल गेहूँ होते हैं। लेकिन 2 साल पड़ गया सूखा। अब बात क्या हुई सर? गेहूँ हुए हमारे 80 कुंटल, क्योंकि 20 कुंटल तो 2 साल खत्म हो गए। तो मतलब क्या होगा कि 10 साल का जो एवरेज लगाया जाएगा वो 8 कुंटल पर ईयर का लगा देंगे। मतलब 10 कुंटल का नहीं, जी। 8 कुंटल। तो 8 कुंटल उनको पैसा मिलेगा। 8 कुंटल में से भी फिर क्या होगा कि जो लोकल सर्वे करता है वो परसेंटेज निकाल देता है कि साहब इतने परसेंट खराब हुई है, इतने परसेंट खराब हुई है, और कुछ ऐसा भी परसेंटेज है कि इतना परसेंट रहेगा तो आपको कोई मुआवजा ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए 20%, 25%, पहली बात तो कम परसेंटेज दिखाएगा, कम परसेंटेज दिखाएगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसका जो तो तरीका ये है सर कि इसका जो जागरूक किसान है कुछ कर सकते हैं, हालाँकि सारे सारे उसमें भी सक्षम नहीं है, क्योंकि आज भी किसानों के पास में वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज जो खेत का आकार है पर किसान वो भी बहुत कम है। हेक्टेयरेज बहुत कम है हमारे यहाँ पर भारत में।
तो इसलिए क्या है कि पूरे संसाधन भी नहीं है, equipment नहीं है साथ हर किसान के पास में, वो इतना कर भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो कर सकते हैं वो करते हैं कि आप अपनी फसल का स्वयं सर्वे करके, रिकॉर्डिंग करके उसकी, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो वेबसाइट है, पीएम फसल बीमा योजना, FBY फसल बीमा योजना, उस पर आप, उस ऐप पर आप अपलोड कर सकते हैं उस फसल के जो नुकसान है उसको, उसमें उसका खेत का खसरा नंबर वगैरह डाला जाए, तब आपको वहां से फसल का जो है पैसा मिल सकता है। लेकिन उसमें भी सर थोड़ा सा क्या है कि अभी जो रूल्स हैं, जो पॉलिसी है, पॉलिसी बनाई है, वो या तो स्ट्रीमलाइन नहीं है या उसका पालन नहीं हो रहा ठीक से। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए, आप जो है किसानों के लिए, जैसे आपके बाकी चीजों में गैस सिलेंडर में डायरेक्ट सब्सिडी पहुंच जाती है, और जो आपकी जो आवास योजना है उनकी सब्सिडी डायरेक्ट पहुंचती है, तो ठीक वैसे ही सरकार जो है स्वयं इस जिम्मेदारी को ले, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी ना रखे, सरकार कंपनी से वसूल कर ले, करती रहे, किसानों को वो डायरेक्ट पहले, सबसे पहले वो दे दे पैसा, सबसे पहले उसको पैसा दे दे, और वो कंपनी से वसूल करती रहे, क्योंकि सरकार के पास में संसाधन है, सरकार सक्षम है। एक व्यक्तिगत किसान सक्षम नहीं होता, वो कंपनी के दफ्तर के चक्कर काटे, वो इतना नहीं कर पाता बेचारा। जी तो जी इसके लिए क्या है कि सरकार इसके लिए कौन जिम्मेदारी ले ले इस चीज की, कंपनी को जी देगा ना दे। जी डॉक्टर केशव जी, पूछता है हिंदुस्तान, क्या किसानों की इसी तरह से दुर्दशा होती रहेगी? जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है कि आज का किसान किसान नहीं है। चलिए हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज का किसान किसान नहीं है, लेकिन हमारा किसान जो है 1% भी अगर कोई किसान है तो वो हमारा अन्नदाता है। उसकी अनदेखी अगर होगी तो वो हमें अन्न नहीं मिलेगा, क्राइसिस बढ़ेगा, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। डॉक्टर केशव जी बोलिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, हम जब बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आंदोलन हो या कानून हो, उसको मानने वाले लोग किनके बीच में हैं और किसके बीच के नहीं हैं। हमारे घरों से ही निकले हुए बच्चे, आज कोई अंग्रेज नहीं यहाँ है, हमारे देश को आज अंग्रेज नहीं लूट रहे हैं। और एक कहने में निसंकोच, मतलब मैं निसंकोच ये बात कहता हूँ कि इस देश के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे बलात्कारी हैं, जो देश का बलात्कार खुलेआम कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक बलात्कार करते हैं। चाहे आप अदालत के अंदर जाओ तो वहां जज बलात्कार कानूनों का करता है, वकील कानून का बलात्कार करता है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में चले जाओ तो मीडिया जो है पत्रकारिता का बलात्कार कर रहा है, वहां जो पत्रकार हैं, तो हर क्षेत्र में बलात्कार जारी है। ये बलात्कार बंद होना चाहिए। लोगों को, लड़कियों के तो बलात्कार दिखते हैं, लेकिन जो भारत माँ का बलात्कार हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। और उसके साथ जब भी ऐसा होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी, असंतुलन बनेगा। अब संतुलन बनाने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तो हर बार नहीं आएंगे, हालांकि आएंगे, कभी कभार अगर आते भी हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते कि कब चंद्रशेखर आए, कब चले गए, जाने के बाद ही पता चलता है। कृष्ण के समय कृष्ण के मंदिर नहीं बने थे, कृष्ण के जाने के बाद लोगों को पता चला तो ईश्वर थे, परमात्मा थे, वो आए और चले गए। हम आज उनको अनुसरण कर रहे हैं। आज के दौर में IQ लेवल भले ही मनुष्य का कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस का 1 दोहा तक नहीं लिख सकता है। आज मनुष्य का IQ कितना भी टॉप चला जाए, जो गीता में श्लोक लिखे हैं, एक भी श्लोक बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, एक श्लोक का निर्माण नहीं कर सकता। IQ लेवल चाहे जितना आपका बढ़ जाए, जितने भी वेद लिखे हैं उनमें एक भी जो है, जो ऋचाएं हैं, एक भी ऋचा नहीं जो है लिख सकता है। तो IQ लेवल का क्या होगा? मैं फिर वहीं पर आता हूँ। हमारे साथ में तो जो परम पूज्य आदरणीय पूजनीय जो हमारे धर्मगुरु जी बैठे हैं, पहले तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माफी के साथ ये कहता हूँ कि शंकराचार्यों ने किया क्या, जब मनु स्मृति जलाई गई हमारी, मौन रहे, शास्त्रार्थ के काबिल ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा आएगा, और शंकराचार्य डर के कारण जो है घुस गए अपने मठ में, बैठे रहे, शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं पड़ी इनकी। और किसी की पुस्तक अगर जलती तो कोई बैठता नहीं, गलत। दूसरा आप आ जाइए, मनु स्मृति में क्या नहीं था? मैं ये नहीं कहता हूँ कि संविधान तो ठीक है, लेकिन इस देश में शरिया भी तो लागू करने की वही संविधान अनुमति देता है, तो मनु स्मृति की अनुमति क्यों नहीं? और हर चीज का तर्क है, हर चीज का समाधान है, हर चीज के लिए जगह है, चलेगा सब कुछ अगर धर्म शास्त्रों के अनुसार। इस देश के अंदर आज भी लोगों का विश्वास बाबाओं पर इतना है
हमारे संतों पर इतना है कि वो कहते हैं कि ये संत अगर बैठे हैं, मतलब लोग विश्वास करते हैं आंख मूंद के, कहते हैं कि देखो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद जो डीएम कलेक्टर है ना वो घूसखोर हो सकता है, लेकिन हमारे जो बाबा जी हैं वो बड़े पूजनीय हैं, बहुत संत हैं, लोग श्रद्धा के भाव जी से जी उनको देखते हैं। जबकि बिल्कुल कहते हैं कि सही। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ करके मैं कहता हूँ एक जानवर बन सकता है, पढ़ लिख के आतंकवादी बन सकता है, बनते हैं। अनपढ़ कभी आतंकवादी बन सकता है? अनपढ़ भले गुस्सैल हो सकता है लेकिन उसके अंदर दया, प्रेम, करुणा सब मिलेगा। आज के जो लोग जी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तहसीलदार हैं, उनके ऊपर हैं, तो जितने पढ़े लिखे हैं मैं कहता हूँ कि अनपढ़, जाहिल और गंवार से भी गए गुजरे हैं, जो मनुष्य को जी देख जी करके पता ही नहीं लगा सकते हैं कि ये सामने वाला करेक्ट। व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो आज इसलिए चीजें पल रही है, या तो उनको पता है जानबूझ करके पैसे का लेन देन जारी है, तो अधर्म जी का जी कार्य जो है हो रहा है। जब तक मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं आएगा तब तक जी संतुलन जी नहीं बनेगा। उम्मीद नहीं कर सकते, करेक्ट। ये जो शिक्षा है ना, जी जी ये जानवर की तरह हमें पेट भरने के लिए तो मिल गई है, लेकिन हमें ये जीना हम्म नहीं, इसमें जीवन नहीं है, इसमें जीवन नहीं है, जी जीना जी नहीं जी है व्यक्ति के पास। आज जी जी पहले जो वैद्य होता था वो अपने जो उसका क्लाइंट होता था, जो मरीज होता था, एक उसका वो जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य का जी जी बोध के साथ उसका इलाज करता था, कहता था करेक्ट। कि मैं इलाज करूंगा, तो ये कि जिम्मेदारी समझता था। एक उदाहरण आपको देता हूँ बड़ा प्यारा, उससे आप समझ जाओगे शासन प्रशासन की मंशा और किसानों का दर्द। जी जी वैद्य था, उसके बेटे ने राजकुमारी से प्रेम किया, तो जी जी वैद्य के बेटे ने राजकुमारी से प्रेम किया तो राजा ने आकर के उसको फांसी की सजा दे दी। अकेला जी बेटा जी था, जी वैद्य का मर गया। वो वैद्य बेचारा हम्म वृद्ध जो है वैद्य इलाज करता रहा समाज का, करते हम्म करते 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 एक समय ऐसा आया कि बड़ा वृद्ध हो गया, बड़ा बूढ़ा हो करेक्ट गया, राजा भी करेक्ट। बड़ा बूढ़ा हो गया, हाँ वैद्य भी बड़ा जी जी बूढ़ा हो गया। तो एक दिन राजा के लड़के को, उनका भी अकेला ही बेटा था, उसको सांप ने काट जी लिया। अब जी जी सांप को काट लिया तो हाँ अकेला हाँ वैद्य, अब वैद्य को बुलाने के लिए जाया जाए, लेकिन अब राजा को ये भी पता है कि हमने उनका बेटा मार डाला था, जी आएगा जी कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रानी साहिबा गईं, उनसे कहा, और जैसे उनको पता चला वैद्य को कि वो राजा का बेटा जो है जिंदगी और मृत्यु के बीच में है, तो वो जी जी चल जी पड़े। तो जो वैद्य की जो पत्नी थी उन्होंने गुस्से में देखा कि तुम्हारा बेटा मार दिया था, उसी को बचाने जा रहे हो, पहली बार तो जी जी ईश्वर ने फल दिया है, आप दे लेने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो ठीक है, जो किया है उसके पाप कर्मों का नतीजा है, लेकिन मैं अपने वैद्य धर्म का पालन करूंगा, ये मेरा धर्म हमें जो है इस चीज के लिए इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं उसका इलाज ना करूं। मैं इलाज करूंगा, वो ये या मरे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इलाज करूंगा। कहने का तात्पर्य ये है, आज डॉक्टरों का अपने मरीजों के प्रति कितना लगाव है, डॉक्टर आता है और चला जाता है, अगर आपका थोड़ा जी सोर्स बैठती है तो बोलना पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि अ, मैं तो ऐसे शब्द बोल जाता हूं ना कि मुझे लगता है कि ये मेरे खिलाफ है, अनुमति नहीं देते हैं, राइट लेकिन राइट गुस्सा बहुत बोले आप आता है बोले इन बोले चीजों पर। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे मौका मिले एक दिन भी प्रधानमंत्री बनने का, तो इस देश के अंदर मैं गोलियां उन लोगों को मारना शुरू करूं जो लोग ये कहते हैं कि हम आईएएस आईपीएस हैं और घूस लेने का एक के नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है। सरेआम चौराहों पर ऐसे लोगों को लटका देना चाहिए ताकि कानून जिंदा रह सके। कुछ लोगों के जी मारने से या मरने से अगर कानून, धर्म की रक्षा अगर हो सकती है, संविधान की रक्षा हो सकती है, तो बिल्कुल सरकारों को करना चाहिए, केवल जी ये जी नहीं देखना चाहिए। लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, लगाव नहीं रह गया है। लोग अपने जी जी कर्तव्य के प्रति पैसे से, तो आज पैसे से प्रेम है। प्रशासनिक अधिकारी अपने जो नीचे लोग हैं उनको कर्तव्य के लिए नहीं, वो पैसे के लिए जाते हैं। करेक्ट आज पुलिसकर्मी जो हैं वो अपना काम कर्तव्य के लिए नहीं कर रहे हैं, जो लिखा होता है वो कर्तव्य परायणता या धर्म पालन की जो बातें लिखी है वो नहीं है, वो केवल अपनी ड्यूटी दिन भर रहे हैं और सैलरी लेने के लिए, बस इतना सा काम रह गया है कि सुबह शाम तक 4 बजे कमाई हो जाएगी। तो कैसे किसानों को उनसे प्रेम हो पाएगा, कैसे वो चीज समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया। अच्छा, एक और लास्ट बात, मैं इसके बाद में जो है अपनी बात समाप्त करूंगा। आज बोलिए हमारे बोलिए बच्चों को, जब से हमारे बच्चे गुरुकुल से दूर हुए, जब से हमारे बच्चे साधु संतों से दूर हुए, जब से हमारे बच्चों ने बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया, तब से हमारे बच्चों में न कोई लगाव खेती का रह गया, न कोई लगाव गांव के अल्लड़पन का रह गया, न गांव में रहने का लगाव रह गया है। नए विज्ञान की ओर बच्चे दौड़ रहे हैं। कोई करेक्ट उनमें दीवानापन नहीं है देशभक्ति का, और कोई उनमें जो है लगावपन नहीं है किसान का। तो मैं ये कहता हूं कि वो कैसे समझ पाएंगे, दर्द कैसे समझेंगे। अगर एक करेक्ट भाई आर्मी में हो, एक भाई किसान अगर है, एक भाई प्रशासन में है, तो वो दर्द समझेगा कि मेरा भाई जो है खेती करता है,
और जी। मेरे लिए तो सारे किसान वैसे ही होंगे जैसे मेरे भाई आते हैं। तो दर्द जब Correct. अपना खून जो है हमारे बच्चे और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे छोड़ना चाहते हैं, मतलब हम उस काम को, हमारे दिल में उसके लिए पहली बात आदर भक्ति भाव है ही नहीं, तो हम उसको जी। कैसे रिस्पेक्ट के तौर पर हमें पहले काम देखना चाहिए। किसान का जो Correct. वर्क है वो, उसके लिए हमारे दिल में इज्जत नहीं है। अगर इज्जत हो तो हम अपने बच्चे उस काम की तरफ क्यों नहीं दौड़ाते हैं? नहीं दौड़ाते बहुत क्योंकि सही, वो इज्जत का बहुत काम सही। नहीं है। इतना कचरे जी, वाला जी। काम है ही नहीं इस देश में। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नजरों में स्कूल में, विद्यालय में कहीं कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता है जिससे वो आज सम्मान का जो है वो बन सके। जी। Correct. जी, स्वामी जी, पूछता है जी हिंदुस्तान, आप बताएं, क्या जो केशव जी ने भी, डॉक्टर केशव जी ने व्याख्या की है, क्या उसकी सत्यता आप मानते हैं? उसकी सत्यता है? देखिए, ऐसा है बिग जी, ऐसा है कि जो अ, भारत के अंदर वास्तव में भ्रष्टाचार इतने चरम पर पहुंचा हुआ है, उनका रोष अपनी जगह ठीक है, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि वो भी बहुत कलुषित हो गए सुन सुन के और देख देख के। ऐसा लग रहा है कि शायद इनको भी वास्ता पड़ा है बहुत जगह पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई हो सकता है उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की हो, और वो कई व्यक्ति ऐसे होते ब्रह्मदत्त हैं जो जी, शायद आप उनको जानते नहीं हैं। वो जी डॉक्टर जी, केशव पंडित हैं, एटीवी चैनल के सीईओ हैं, अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा बड़ी जी। आस्था रखते हैं हमें चैनल्स तो बस में। लोगों का तो बड़ा आप पाला पड़ा है, मेरा किसी आपने से पाला आपने नहीं शुरू पड़ा में है। सुना नहीं था शायद, आपका परिचय उन्होंने सुना नहीं था, हाँ हाँ जी केशव केशव जी, इसलिए मैं क्षमा जी जी चाहता हूँ। हाँ, ब्रह्मदत्त जी, आप बोलें जी आप। हूँ जी जी, कि इस देश में जो नेताजी जी का जी। सपना है वो तो एकदम खत्म हो कहने का चुका है। मतलब यह है कि सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वार्थी बन गए हैं बहुत ज्यादा। ये सब जो करेक्ट। लक्षण हो रहे हैं भारत के अंदर, ये ये स्वार्थ मूल है। उसकी जड़ मूल क्या है? उसकी मूल ही स्वार्थ है। इतने स्वार्थी बन गए हैं, न तो हमें किसान पर पीड़ा है, ना हमें जो है किसी कर्मचारी पर या गरीबी पर पीड़ा है, न किसी व्यक्ति की है, न विद्यालयों की दशा दिशा पर पीड़ा है। मतलब कहने का यह है कि जो लोग होश हवास में जो बड़े बड़े ओहदे पदों पर बैठे हैं, वो ठीक ठाक सुरक्षित हैं, बढ़िया आनंद है उनका। तो पीड़ा उसको आएगी। जैसे एक किसान का बेटा जो है ऊपर जाता है, तो कृषि मंत्री में या किसान मंत्री जो है वो कम से कम मिट्टी में जिसके पंजे लगे हों और जिसके नखून घिस गए हों, ऐसे को किसान कृषि मंत्री बनाया जाए, ताकि उसे ये अनुभव रहे कि मिट्टी के गुण क्या होते हैं, जमीन क्या जी, होती जी, है, किसानों की पीड़ा और गरीबी और मेहनत क्या होती है। उनको ये बात उजागर स्वयं हो जाएगी, और वो व्यक्ति ध्यान भी देगा। पहले बड़ी बात ये भी जी, है कि ऐसे व्यक्तियों की कृषि मंत्री के पद पर रखना भी जरूरी है। दूसरी जी, बात जी, ये जी, है कि उन्होंने अब ये बताया कि विद्यालय से हो या चिकित्सालय से हो या कोई मंत्रालय हो या कृषि विज्ञान से हो, सभी हर विभाग हर मंत्रालय से संबंधित जो है, विद्यालय में भी बच्चों की गुणवत्ता पर ध्यान है। गरीब का बच्चा बेचारा आता है, बस्ता लेके घर चला जाता है, अध्यापक अपने आए फिर घर चले गए। तो इस तरह की स्थितियां वहां निरीक्षण करने की जरूरत है। बार बार छापे लगे वहां पर, जो है बच्चों का ट्रीटमेंट, बच्चों से जो है उनसे क्वेश्चन किए जाएं कि कितने लगनशीलता से पढ़ाई हो रही, बच्चों को कितने शिक्षित दीक्षित किया जा रहा है। ये बातें ध्यान जी, देने जी, की है। मतलब हर विभाग में जो है निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अब निरीक्षण करने कौन करेक्ट। निकले? सब वोटों की लड़ाई में है, सब वोटों के जी, गणित में जी, जुड़े हैं। वो जो जी, जी, समय जी, हमने समाज में देना है वो तो वोटों की गणित में लग रहा है। तो मैं जी, जी, नेताओं से ये कह देना चाहता हूं कि ये वोटों की गणित का समय कम करके और समाज को समय दें, समाज की बातों की, उनकी पीड़ा को समझें, उनका थोड़ा उनका भी ध्यान दें। नहीं, ठीक है, हमारा लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र में ठीक है सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, मैं उनसे नाराज नहीं हूं। पर नाराजगी इस बात की जी, है जी, कि इतने स्वार्थी न बने, स्वार्थ छोड़ दें, निस्वार्थ होकर काम करें समाज के अंदर। ये लोभ और लालच जो है ना, ये आदमी को डुबो देता है। लोभ और लालच जो है आदमी को गर्त में, लोभ और लालच न होता तो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? AK-47 लेके लोगों को मार रहे हैं। घर में उनके वहां जो है पैसा उनको दिया जाता है, इतना पैसा तुम्हारा पूरा परिवार का हम दे देंगे, तुम मरो और मारो, उनको भेज दिया जी, जाता है। तो ये लोभ उससे जुड़ा है। कहीं ना कहीं स्वार्थी लोग ही ऐसे उत्पाद भारत के अंदर भी मचा रहे हैं, चाहे वो नेता हो जी, या मजदूर हो या कोई अन्य आदमी हो। इस तरह से देश के लिए खतरा जी, वही बने हैं जो स्वार्थी लोग। अगर जी, स्वार्थ ये छोड़ दें
और प्रेम, और जैसे अभी उन्होंने कहा है कि प्रेम और रुचि नहीं है, भाव नहीं है। वैद्य एक पेशेंट को अपना पेशेंट समझता था, अपना परिवार समझता। जब तक हम समाज को अपना परिवार नहीं समझेंगे तो ईमानदारी से काम होने की मैं आशा नहीं रखता हूँ। मुआवजा की जी बात जी रही, मुआवजा जो है सरकार इसलिए इसलिए देती है कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, उस प्राकृतिक आपदा ताकि किसान को अगली फसल के लिए भार न पड़े, इसलिए उसको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है, उसके लिए जी मुआवजा जी का रूप है। नहीं तो किस किस का जुर्माना सरकार भरती रहेगी, ये भी बात है। पर ये करेक्ट। कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए ये बजट बनता है। और ये भी मैं जी कहना जी चाहता हूँ कि बजट की उसका समय नियुक्त हो, और सही समय पर जो है उनको मुआवजा मिले, और उसकी जी अवधि जी होनी चाहिए कि कितने महीने के भीतर ये मिलना चाहिए। अगर कोई जी जी समय लेट फेट करता है तो उस पर कार्रवाई हो, ये बात है। जी बाकी जी कोई ऐसी बात नहीं ठीक है। है। देश चल जी, देश चलता ठीक है है, आपसे एकता आपसे मिलके दोबारा और पूछेंगे। ईमानदारी। जी जी। एडवोकेट साहब, ब्रजेश जी, पूछता है हिंदुस्तान, पहले ये होता था, एक डॉक्टर चाहता था उसका बेटा डॉक्टर बने, एक वकील चाहता था कि मेरा बेटा वकील बने, तो क्या किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने? ऐसी क्या बिल्कुल दुविधा है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है? डॉक्टर डॉक्टर बनाना सर, चाहता है, वकील वकील बनाना चाहता है, लेकिन किसान किसान नहीं बनाना चाहता है। इसके पीछे क्या दुविधा है? पूछता है हिंदुस्तान, बताओ। इसका सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। मैं अगर इस विषय पर हम जाएंगे तो सर वो सब्जेक्ट थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। और ये बात मैंने डाइवर्ट खुद नहीं किसी करना है, ऐसी चीज वकील वही से। है। चीज वही है, अगर हमारा किसान किसान अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता है तो क्या करेगा हिंदुस्तान? कहां से तो मिलेगा इसको कारण ये है अन्न? सर इसका। जी जी, इसका कारण ये है, मुख्य तौर पर मूल तौर पर जो कारण ये है कि हमारे यहाँ पर कृषि पर बहुत ज्यादा बोझ है। जी फॉरेन जी को अगर देखा जाए, विदेशों को अगर देखा जाए, तो आप सर यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए, अमेरिका वगैरह को देख लीजिए। वहां पर क्या है सर कि कृषि कार्य में जो लगे हुए लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। जबकि हमारे यहाँ पर 50 से 60% लोग खेती पर निर्भर हैं। और हमारे यहाँ पर खेती इतनी है नहीं कि सभी जनसंख्या खेती में लग जाए। तो यही कारण है, अब खेती में घाटा होता है। जब घाटा होता है तो किसान चाहता है कि भैया मेरे बच्चे अब खेती ना करें, कुछ और कम काम धंधा ढूंढ लें। जी एडवोकेट साहब, अब तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंसान टेक्नोलॉजी से काम कर सकता है खेती में, और उत्पादन ज्यादा हो सकता है। सर उत्पादन ज्यादा हो सकता है मान लीजिए, लेकिन उस उत्पादन की भी एक क्षमता होती है ना सर, कि हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ पर जो औसत जोत का आकार ही 4 बीघा 5 बीघा है, तो उसमें से जी जी काम नहीं करेगा। आपको एक बात बताऊं, फॉरेन कंट्रीज वगैरह को अगर मैं ले लूं, आपके जैसे आपके यूरोप के देशों को अगर ले लें, 400 500 500 एकड़ उनका एक एक पर किसान के पास में है। 500 एकड़, 500 एकड़, इतना जी जी वहां पर हेक्टेयर पर किसान। और हमारे यहाँ पर क्या है, 5 बीघा 6 बीघा 3 बीघा 8 बीघा 10 बीघा किसान का मालिक कोई, 10 बीघा खेत का मालिक कोई मैंने किसान अभी आज की डेट में देख ही नहीं रहा हूं सर मैं। तो यही कारण है मतलब कि 10 बीघा अगर खेती जिसके में। पास है वो विरला ही होगा। सर सॉरी, जी नहीं, बोले बोले, सर आप दोबारा बोले बोले। बताइए। हाँ, तो इसका जो मैं ये सॉल्यूशन है पूछ वो रहा था, ये है। 10 बीघा अगर किसी के पास है तो वो विरला ही होगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोल रहे सर, वो बहुत ही कम होंगे। और इसीलिए कि जो हमारा जो मूल कार्य है सरकार का वो ये है आज की डेट में, सर जो खेती पर निर्भरता है उसको, उस जनसंख्या को वहां से माइग्रेट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दूसरे कामों में उनको लगाया जाए। जो हमारे करेक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है, जो हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, उसकी तरफ लोगों को लेके जाया जाए और खेती से निर्भरता कम की जाए। तभी आप अपनी खेती से तो एक ऑप्टिमम आउटपुट ले पाएंगे। और जी अभी जी जब वहां पे चल रही है सर इसकी बीमा की फसल योजना की, तो इसके लिए मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये तो कर लॉन्ग टर्म की योजना है सरकार की, होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई कब जो है पूरी आबादी के लिए उस हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, किस किस जी 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 कार्य के लिए छोटे रोजगार एमएसएमई जो हमारा मिनिस्ट्री है वो कितनी ट्रेनिंग देगा, कब देगा, जी 15 साल 20 साल जी 30 साल में होगी। लेकिन आज का जो ये है कि सर फसल बीमा का, कि अगर फसल खराब हो गई है तो उस किसान के लिए मुआवजा जो है, जो क्षतिपूर्ति है,
उसका कंपेंसेशन टाइम से मिले, इसके लिए एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी होना कंपलसरी है। फसल क्या- बीमा योजना बना दी, लेकिन उस योजना को क्रियान्वित करना नीचे के लेवल तक, जैसे हमारी किसान सम्मान निधि टाइम से अकाउंट में आ जाती है, ठीक वैसे ही आपकी फसल बीमा जो है, फसल का जो बीमा है वो टाइम से ऑटोमेटिक आ जाए, प्रधानमंत्री की मन की बात में इसकी घोषणा हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। वकील साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत पूछना चाहता है, हिंदुस्तान ये पूछ रहा है आपसे कि क्या जो किसानों को मुआवजा मिलता है ये एक बार ही मिलता है या 2 बार उनकी फसल नुकसान होगी तो 2 बार मिलेगा? सर एक्चुअल में जो योजना है, फसल बीमा योजना है, इसका क्या है कि जब भी फसल बोई जाती है उससे पहले किसान का बीमा हो जाता है उसी टाइम पर। ये वन टाइम होता है? नहीं सर, जब भी नहीं, फसल बोई जाती जितनी है बार हर बार उसका बीमा करवा सकता है किसान, हर बार हाँ इसका वही बीमा हो पूछ रहा जाता था है। मैं, वही पूछ रहा हर फसल का हर बार जब भी फसल करते हैं तभी बीमा हो जाता है, ये उसका नेचुरल बीमा बात है। करेक्ट। जी जी जी। जैसे हमारा व्हीकल होते हैं, 2 व्हीलर होता है, 3 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर का हम व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हर साल उसको रिन्यू करवाते हैं उस इंश्योरेंस को, वैसे किसान भी अपना बीमा करवाता है। ठीक है, ठीक है। पर उसमें क्या है कि सर उसकी जो बीमा की जो राशि है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। मुझे कई बार पिछले साल भी इसकी कंप्लेंट मिली थी किसानों से कि भाई हमारे लिए जो है वो नहीं मिली, लोकल प्रशासन ने हमारे लिए कोई जोर नहीं लगाया, इसलिए जो कंपनी वगैरह हैं वो उन्होंने हमारे लिए पूरा बीमा नहीं दिया, लेकिन बहुत कम दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि सर्वे प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो इसके लिए एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी, एक प्रॉपर एक पॉलिसी होनी चाहिए। एडवोकेट साहब सर्वे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या नॉन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्संस करेंगे? इसके लिए सर जो आपका जो जब सर्वे ही नहीं होगा तो बीमा का पैसे कहां से मिलेंगे लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हो सर। तो इसी के लिए एक पॉलिसी जो मैंने आपके बताई सर कि इसमें बाकायदा एक जो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर एक जो होना चाहिए, इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा होता है तो उसमें कौन-कौन इन्वॉल्व होंगे, उसमें किसान भी जी, जी। इन्वॉल्व होना चाहिए, होना जरूरी है कि भैया मेरा ठीक इतना है। हुआ तो मैं भी इस कमेटी में हिस्सा है और मैं भी इसमें मैं साइन करूँगा, मेरे खेत का इतना नुकसान हुआ। तो इस प्रकार ठीक की है। पॉलिसी होना जरूरी है। ठीक है, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशल थैंक्स टू जय जय। डॉक्टर केशव पंडित जो आपने बहुत बहुत समय निकाला मेट्रो टुडे लाइव के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद।